हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन सीरीज। मैं हूं आपकी एसएसटी एजुकेटर विभूति बंसल मैम और मैं लेकर आई हूं आपके लिए ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आखिरकार है क्या, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या कहता है। मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। कोई भी रॉ मटेरियल जो हम एग्रीकल्चर या मिनरल बेस कहीं से भी लेते हैं, उसे जब प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कहते हैं। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया गया फिनिश गुड्स में, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्यों होता है? इसके 4 कारण हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने में बहुत ज्यादा मदद करता है by providing different tools, different machineries, tractors, अलग अलग थ्रेशर्स, बहुत सी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इंडस्ट्री उन्हें देती है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर पर एम्प्लॉयमेंट की डिपेंडेंसी को कम कराती है और बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्रीज में जॉब भी मिलती है। दूसरी चीज हम कहते हैं, अगर हमें देश में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और लोगों को सेकेंडरी सेक्टर में जॉब्स दिलवाएं। तीसरी बात हम कहते हैं, देखो कोई भी कंट्री जितना ज्यादा एक्सपोर्ट गुड्स बनाती है, जितने सामान बनाकर उसे बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, कंट्री से बाहर भेज रही है, उतना ही हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है और ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीज हम यहाँ पर ये कहते हैं, कोई भी देश, कोई भी कंट्री जितने तरह के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाता है, यहाँ पर हम डाइवर्सिटी की बात करें कि वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अगर आपकी कंट्री बना रही है तो आपकी कंट्री के प्रॉस्पेरस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ, इसी से कनेक्टेड एक हमारा इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक है, वो ये है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये कभी भी, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे गो हैंड इन हैंड। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब ही है कि वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से ले रही है? एग्रीकल्चर से ले रही है। रॉ मटेरियल लेने के साथ साथ वो उसको बदले में क्या प्रोवाइड करती है? वो उसको मशीनरी देती है, टूल्स प्रोवाइड करती है, राइट? पीवीसी पाइप प्रोवाइड करेगी, डिफरेंट फर्टिलाइजर, केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं, राइट? ये सारी चीज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को देती है और उसके बदले में एग्रीकल्चर अपना रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को दे रहा है। तो ये एक दूसरे के साथ ही तो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जो होती है वो हमारे एग्रीकल्चर को बूस्ट देती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और साथ ही साथ उसे एफिशिएंट भी बनाती है, उसे फास्ट बनाती है बाय प्रोवाइडिंग न्यू टाइप ऑफ मशीनरी। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो सिर्फ इंडस्ट्रीज का होना काफी नहीं है, हमें इंडस्ट्रियल गुड्स बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाना है ताकि हम ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट कर सके, ताकि हम बाहर के देशों के साथ कॉम्पीट कर सके और अपना एक मार्क इंटरनेशनल मार्केट में भी बना सके, राइट? इसी के साथ चलिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अपना तीसरा टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अलग अलग सब टॉपिक्स में बांटा गया है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पर दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिसमें सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिसमें सारा रॉ मटेरियल जो है वो अर्थ की क्रस्ट या डिफरेंट मिनरल से हम लेते हैं। इसके बाद हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिनरल। कुछ इंडस्ट्रीज को बोला जाता है बेसिक और की इंडस्ट्री, जिनका काम है अपने प्रोड्यूस को किसी दूसरे इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना, अपने फाइनल गुड्स को किसी दूसरी इंडस्ट्री को दे देती है ताकि वो इंडस्ट्री इसके ऊपर कोई और गुड बना सके। और कुछ इंडस्ट्रीज होती है हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्री ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो हम डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं दूसरे अपने कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। पैसे के बेस पे हम बहुत सी इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं। हमारे पास होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में
जो इन्वेस्टमेंट है एसेट पे वो 1 करोड़ से कम होती है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट लगती है और उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बुलाते हैं। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, इंडस्ट्रीज को हम उनके रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बल्क या वेट कि कितना वजन का, कितनी भारी चीज वो बना पा रहा है, उस पर भी कैटेगराइज करते हैं। इसके हिसाब से हमारे पास होती है हेवी इंडस्ट्रीज और दूसरी होती है लाइट इंडस्ट्रीज। हेवी इंडस्ट्रीज में ज्यादातर आपकी स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम ऐसे इंडस्ट्रीज आती हैं, और लाइट इंडस्ट्रीज में आपके आते हैं जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, वो आपकी लाइट इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक और क्लासिफिकेशन जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर तुम्हें ध्यान हो, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम ऑलरेडी ओनरशिप के बेस पर कैटेगराइजेशन इंडस्ट्रीज का पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी हम वही ध्यान देते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर जितना भी एसेट होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। फॉर एग्जांपल यू हैव BHEL, यू हैव सेल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। फिर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर एसेट ओनिंग जो है वो कोई एक इंडिविजुअल के पास होगी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास होगी। इसके अंदर टाटा, रिलायंस, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद हम बात करें जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में हम कहते हैं कि जब प्राइवेट इंडस्ट्री और पब्लिक इंडस्ट्री मिलकर कोई एक कंपनी बनाते हैं और उसे रन करते हैं, दैट इज नोन एज जॉइंट सेक्टर। फॉर एग्जांपल यू हैव ऑयल इंडिया लिमिटेड। लास्टली हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर की। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, वही लोग एक साथ अपने रिसोर्सेज को पूल इन करते हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाता है, तो उसे हम बुलाते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। फॉर एग्जांपल इन मेनी स्टेट्स यू हैव शुगर इंडस्ट्री एज कोऑपरेटिव एंड कॉयर इंडस्ट्री एज कोऑपरेटिव, राइट। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अभी तक के क्लियर होंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं अपनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो हमारे पास है वो है टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? कपड़ा, राइट। कपड़ा मेनली अगर आप बात करो तो कॉटन सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है। देन यू हैव जूट। तो ये दोनों ही आपको कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको एग्रीकल्चर से। ये हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत टाइम से बनाकर, मतलब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमने टेक्सटाइल में होते हुए देखी है, एम्प्लॉयमेंट देता है, और साथ ही साथ बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज लाने में भी मदद करता है। कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन को इंडिया का इंडिजीनियस प्लांट भी माना जाता है, और यहाँ पर हमने कॉटन से रिलेटेड बहुत सारे टेक्सटाइल को बनते हुए देखा है। पुरानी टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो हैंड वीविंग, हैंडलूम, जो हाथ से मैनुअली करा जाता है, उससे कॉटन का थ्रेड और कपड़ा बनाया जाता था। बाद में धीरे धीरे हम थोड़ा सा पावर लूम्स की तरफ शिफ्ट हो गए। एक चीज हम जरूर देखते हैं कॉटन इंडस्ट्री में कि ज्यादातर कॉटन की इंडस्ट्री जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बेल्ट में ही सिचुएटेड है। ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन में मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव चीप लेबर, यू हैव रॉ मटेरियल, यू हैव पोर्ट फैसिलिटीज। पोर्ट से आप बहुत आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपके पास मार्केट बहुत अच्छा है, आपके पास बड़े शहर हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज मदद करती है हमारी कॉटन इंडस्ट्री को महाराष्ट्र और गुजरात के बेल्ट में कॉन्सेंट्रेट होने में। इसके साथ हम कहते हैं देखो, कॉटन इंडस्ट्री सिर्फ अकेली इंडस्ट्री नहीं है। कॉटन इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप डाइंग इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, आप टेलरिंग इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, आप फिनिशिंग इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कॉटन इंडस्ट्री की वजह से चल पा रही है। इंडिया वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग करता है। हमारे यहाँ पर जो थ्रेड बन रहा है, जो यार्न बन रहा है, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनता है, और वो चीज हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं।
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर वीविंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, लेकिन हम बहुत अच्छा थ्रेड प्रोडक्शन करते हैं। धागा जो है ना वो बहुत अच्छा बनता है। अब हम बात करें किसकी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जूट इंडस्ट्री। जूट भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जूट हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। इट इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन स्टैंड्स एज द सेकंड नंबर। एक्सपोर्टर की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट को एक्सपोर्ट करता है। एक चीज हम जूट इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि जूट इंडस्ट्री ज्यादातर कोलकाता हुगली बेसिन के रीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा क्या कारण है कि ये वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है? व्हाट इज द रीजन कि हुगली बेसिन में इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है? इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसलिए है क्योंकि देखो, जितने जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो सारे के सारे हुगली बेसिन के पास आपको बहुत आसानी से मिलते हैं। जूट एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हुगली बेसिन में पानी का जो नेचुरल सोर्स है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए जूट का कल्टीवेशन वहां पे बहुत होता है, इसीलिए वहां इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा सिचुएटेड है। साथ ही साथ वहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत चीप है, तो आसानी से आप सामान को, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हो। इट इज वेरी चीपली अवेलेबल। साथ में हम अगर बात करें तो चीप लेबर भी अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल से लगते हुए जितनी भी स्टेट्स हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, असम, इन सब जगहों से बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेबर रेडिली काम करने के लिए तैयार होती है जूट इंडस्ट्री में आकर, क्योंकि दे एक्सेप्ट द नॉर्मल वेजेस जो उनको वहां पर मिल रही है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि हुगली बेसिन में एक बड़ा शहर भी आता है, दैट इज ऑफ कोलकाता। कोलकाता के होने की वजह से जितने बेनिफिट्स एक बड़ा शहर इंडस्ट्री को दे सकता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, लीगल, ये सारे के सारे सेटअप, ये सब मदद जो है वो कोलकाता प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ पोर्ट फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो कोलकाता में 2 पोर्ट हैं, कोलकाता पोर्ट है और हल्दिया पोर्ट है, और दोनों ही पोर्ट से हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे पास है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री मतलब चीनी, जहां पर चीनी बनाई जाती है। शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है शुगर केन, और शुगर केन का प्रोडक्शन अगर ध्यान है तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इन एरियाज ऑफ वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब। यहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, और इसीलिए हम इसी एरिया में देखते हैं कि ज्यादातर शुगर केन की जो मिल्स हैं, चीनी मिल जो है, शुगर इंडस्ट्री जो है, वो इसी बेल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। इंडिया स्टैंड्स एट द सेकंड नंबर। प्रोडक्शन ऑफ शुगर की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील नंबर 1 पे आता है, और इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन गुड़ और खांडसारी के प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करता है। शुगर केन की अगर हम बात करें, शुगर केन टेक्स लॉन्ग टाइम। इट इज अ बल्कियर इंडस्ट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा भारी होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। और एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, देखो अगर तुम शुगर केन को बहुत लंबे समय तक ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में रखोगे तो उतना ही उसका सुक्रोज लेवल कम होता जाता है, उतना ही उसका जो जूस है, जो स्वीटनेस है, वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। इसीलिए इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो फील्ड के आसपास ही बनाई जाती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का टाइम जो है वो कम लग सके। हमने रिसेंटली एक टेंडेंसी ऑब्जर्व करी कि ज्यादातर शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारे सदर्न स्टेट्स या वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी हमारी सदर्न स्टेट्स हैं, अगर आप महाराष्ट्र की बात करो, कर्नाटका की बात करो, केरला, ये सब जगहों पर आपको ज्यादा अच्छा क्वालिटी का शुगर केन मिल पाता है, जिसका सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है। सुक्रोज कंटेंट हाई होने की वजह से उसके बाय प्रोडक्ट्स अच्छे बन पाते हैं। साथ ही साथ एक कूलर क्लाइमेट अगर ठंडा रहेगा तो आपको क्रशिंग सीजन बहुत लंबा मिल पाएगा, आप आराम से टाइम लेकर शुगर केन को प्रोसेस कर सकते हो। और साथ ही साथ ये सारी सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर कोऑपरेटिव बहुत अच्छे से काम करता है, और शुगर केन इंडस्ट्री, इट इज शुगर इंडस्ट्री इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेटिव सेक्टर के अंदर शुगर इंडस्ट्री बहुत अच्छे से काम करती है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, जिन्हें हम अर्थ के क्रस्ट से एक्वायर करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं।
यहाँ पर हम बात करें सबसे पहली इंडस्ट्री की, जो कि है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, राइट। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। बेसिक इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी भी और इंडस्ट्रीज हैं वो सब के सब अपनी मशीनरी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करते हैं। हमारे यहाँ पर आयरन का प्रोडक्शन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्टील कंजम्पशन बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ स्टील मैन्युफैक्चरिंग और स्टील कंजम्पशन को एक पैरामीटर माना गया है देश की तरक्की को देखने का, कि भाई कंट्री कितनी डेवलप है, उसे देखने के लिए आप उसका स्टील प्रोडक्शन देख सकते हैं और स्टील कंजम्पशन देख सकते हैं। यहाँ पर वो बात करता है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज छोटा नागपुर प्लेटियो में ही क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा क्यों है कि तुम्हें ज्यादातर आयरन जो इंडस्ट्री है वो छोटा नागपुर प्लेटियो में देखने के लिए मिलेगी। इसका कारण है कि वहां पर लो कॉस्ट में आयरन ओर मिल पाता है। आयरन ओर बहुत सस्ता है, अच्छी क्वालिटी का मिल पाता है, हाई ग्रेड मिलता है। साथ ही साथ बहुत सस्ती चीप लेबर मिल पाती है जो तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार है। देयर इज वास्ट पोटेंशियल इन द लोकल मार्केट, होम मार्केट की वहां पर ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो बाकी कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकती है। इसके बाद हम बात करें सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जो कि है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। एल्यूमिनियम कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? ये एक्सट्रैक्ट होता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट इज अ रॉ मटेरियल जिससे एल्यूमिना बनता है और फिर बनता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा मटेरियल है क्योंकि ये स्ट्रेंथ भी देता है, लाइटनेस भी है इसके अंदर, जंग नहीं लगता, कोरोसिव नहीं है, मेलिएबल है, बहुत सारी चीज बनाई जा सकती है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज होता है, यूटेंसिल्स भी बन जाते हैं, बहुत सारी चीजों में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। बहुत सी इंडस्ट्रीज में इट हैज स्टार्टेड टू रिप्लेस, बहुत सारे ना बड़े और मिनरल्स को एल्यूमिनियम ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है उनकी जगह पर। स्टील, कॉपर, जिंक, लेड, इन सबको रिप्लेस करता है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में भी हम एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को कहीं पर भी आपको लगाना है तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलर सप्लाई देना है, और दूसरा एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लगातार आता रहे, चीपली अवेलेबल हो और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कॉन्स्टेंटली अवेलेबल हो, तभी वहां पर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स आप लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी और इंडस्ट्रीज के बारे में, राइट। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गिवन है, जितना ज्यादा मतलब जितना भी गिवन है एनसीईआरटी में सफिशिएंट है, उसी को बहुत अच्छे से बार बार ही पढ़िएगा। हम बात कर रहे हैं केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज देखो, इंडिया में तुम्हें स्मॉल स्केल पर भी मिलेगी, लार्ज स्केल पर भी मिलेगी, ऑर्गेनिक भी मिलती है और इनऑर्गेनिक भी मिलती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री जो है वो अपनी ही सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंज्यूमर है। ऐसा हमने क्यों बोला? Why chemical industry is the largest consumer of its own? अपनी ही सबसे बड़ी कंज्यूमर क्यों है? क्योंकि देखो कुछ बेसिक केमिकल्स को ही हम इस्तेमाल करते हैं और बेसिक केमिकल्स को इस्तेमाल करके हम कुछ और केमिकल्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स केमिकल्स जो होते हैं वो बेसिक केमिकल्स से ही बन पाते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया में मेनली किस चीज के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड है? ज्यादातर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यूरिया की जैसे हम इसमें बात कर सकते हैं। यू हैव फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, यू हैव अमोनियम फॉस्फेट। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर हम नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश, इसको एनपीके लिखा आ सकता है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटैश के बारे में आपको एक छोटा सा फैक्ट गिवन है कि पोटैश जो है वो इंडिया में सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें मिल नहीं पाता कि हम यूटिलाइज करें, इसलिए हम पोटैश को कंप्लीटली बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट कब मिला? ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सबको पता है, उस टाइम पर हमने HYV सीड, बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसीलिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को उस टाइम पर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल पाई है। चलिए
आगे बढ़ते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारे लिए, क्योंकि सीमेंट से ही सारी कंस्ट्रक्शन हो पाती है। जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो सब सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से हो पाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और हाउसेस, सब में सीमेंट लगता है। सीमेंट इंडस्ट्री भी एक बल्कियर इंडस्ट्री में आती है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी हैवी होता है और इसका फिनिश गुड भी हैवी है। ये कौन कौन से रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करती है? इसमें लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम को यूज करा जाता है। इनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। ये देखो, ज्यादातर ना तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि सीमेंट इंडस्ट्री गुजरात के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। स्मार्ट मूव है, गुजरात के आसपास क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है? क्योंकि वहां से गल्फ कंट्री में हम आराम से सीमेंट सप्लाई कर सकते हैं। पोर्ट फैसिलिटीज अच्छा है, पोस्ट मतलब सी कोस्ट के पास है, पोर्ट अच्छा मिल जाएगा तो आराम से गल्फ कंट्रीज को हम रॉ मटेरियल पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में तो सबको पता है, गाड़ियों का शौक तो सबको होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हम बात करते हैं, देखो किसी भी चीज की बात करो, साइकिल से लेकर तुम ट्रक की बात कर लो, तुम बेसिक गाड़ी से लेकर BMW की बात कर लो, मर्सिडीज की बात कर लो, जिसकी तुम्हें पसंद है सबसे ज्यादा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही वो इंडस्ट्री है जो हमें सारी चीजें बनाकर देती है। हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पहले बहुत लिमिटेड थी, बट आफ्टर लिबरलाइजेशन आफ्टर 1992 हमने इस इंडस्ट्री में मैसिव डिमांड बढ़ते हुए देखा है। लोगों को नए नए डिजाइन्स मिलने लगे, मार्केट के अंदर बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आने लगे और लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया है। साथ ही साथ अब हम लास्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तुम किसी भी चीज की बात करो, बेसिक रेडियो ट्रांजिस्टर से लेकर तुम्हारे टीवीज, कंप्यूटर्स, बड़े बड़े सेट्स जितने भी बनते हैं वो सब आपके इसी इंडस्ट्री में आते हैं। बैंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें बहुत सारे एरियाज में देखने से मिलेगा। नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, ये सब आपके मेन आईटी पार्क्स है और इसके ऊपर तुम्हारा मैप आ सकता है, राइट। ये इंडस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बढ़िया काम करती है। पिछले 20-30 साल में जब से हमने आईटी सेक्टर को एक्सपैंड होते हुए देखा है, तो उसके अंदर हमने देखा बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे को इसी सेक्टर ने प्रोवाइड करी है। चलिए, हमारी इंडस्ट्रीज तो सारी कवर हो गई हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि देखो, जहां पर मैं एक तरफ ये कहती हूँ कि इंडस्ट्रीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, सेकेंडरी सेक्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसमें कोई शक की बात नहीं है। पर क्या हमारी इंडस्ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट को खराब नहीं कर रही? क्या वो हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं कर रही है? कर रही है। बहुत तरह का पोल्यूशन है जो इंडस्ट्रीज कॉज करती है। यू कैन सी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। इसके अलावा भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर कॉज कर रही हैं। एयर पोल्यूशन आखिरकार क्या होता है? देखो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती है और उसमें से बहुत सारा काला धुआं बाहर निकलता है और वो कॉज करता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, नॉन डिजायरेबल गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ एयरबोर्न पार्टिकल्स तुम्हें दिखते हैं, डस्ट, स्प्रे में स्मोक, ये सब तुम्हें दिखता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में, अब किसी की भी बात करूं, बहुत सी इंडस्ट्रीज हमने अपने आसपास देखी है। ब्रिक क्लिन्स वगैरह की बात करते हैं, ईंट जहां पर बनाई जाती है, भट्टी जहाँ वहां से बहुत धुआं निकलता है। ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, सबसे बहुत धुआं निकलता है और वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। दूसरी बात हम कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन के अंदर हम कहते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बहुत तरह का वेस्ट मटेरियल जो है वो नदियों के अंदर, पानी के अंदर, हमारे नियर बाय कोई भी वाटर सोर्स है उसमें डंप कर दिया जाता है और ये काम इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा करती हैं। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय organic and inorganic dumping of waste material by many industries such as you have paper industry, pulp industry, chemical industries, tanneries जहाँ पर लेदर बनाया जाता है, वहाँ का वेस्ट मटेरियल। इन सब चीजों को अगर तुम पानी के अंदर ऐसे ही डंप करते जाओगे
तो एक्वेटिक लाइफ जितने भी है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, छोटे बड़े जितने भी है, उन सबको अफेक्ट होता है। फिर हम बात करें थर्मल पोल्यूशन की। थर्मल पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं वाटर से ही रिलेटेड है। यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज में पानी का यूज होता है, पानी को इस्तेमाल करा जाता है और पानी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कहीं पर गर्म पानी है, वो सारा का सारा पानी जब हम ड्रेन कर देते हैं रिवर्स के अंदर बिना ट्रीटमेंट के, बिना उसे ट्रीट करे, उससे थर्मल पोल्यूशन क्रिएट होता है। साथ ही साथ बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ पर बिजली बनाई जा रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वहां से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल है जब वो पानी के अंदर डाला जाता है, उससे भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लोगों में बर्थ डिफेक्ट आ सकते हैं, मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीज हमने होते हुए भी देखी है। लास्टली हम बात करें नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन इतना कॉमन हो चुका है, आप कहीं पर भी देखोगे, कहीं पर बहुत कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो हमें कॉन्टिन्यूसली आवाज आती है, कहीं पर भी इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज जहाँ मशीनरी चलती है, ड्रिल मशीन भी चलती है, तो कांस्टेंट नॉइज, कांस्टेंट ये जो आवाज है जिससे हमें इरिटेशन हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, ये लोगों के बीपी रेट को बढ़ा देता है, उनके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, लोगों को एक्सेसिव स्ट्रेस कॉज करता है, और ये सब हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ये सारी इतनी दिक्कतें हैं तो इनका क्या समाधान, इनका क्या सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है, इसी पर हम बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, जो कि है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहाँ पर हम कह रहे हैं, देखो पानी अगर यूज कर रहे हो, पहली बात तो पानी को भी बचाना है, वाटर कंजर्वेशन भी हमने पढ़ा है वाटर रिसोर्स में, तो पानी को बचाने के साथ साथ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीयूज करो पानी को, ठीक है, मल्टीपल स्टेजेस में रिसाइकिल करो, पानी को साफ करो, रीयूज करो जितना ज्यादा कर सकते हो। अपने लिए इंडस्ट्रीज खुद ये कर सकती है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स लगाएं ताकि अपने पानी की रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सके, राइट, पानी स्टोर करके रखें अपने पास। ट्रीटिंग हॉट वाटर, पानी को ट्रीट करके फिर नदियों के अंदर, लेक्स में, यहाँ सब जगह पर डिस्चार्ज करा जाए ताकि एक्वेटिक लाइफ को दिक्कत ना हो। पानी को ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन तीनों तरीकों को यूज करके आप ट्रीट कर सकते हो पानी को और फिर उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर हम कह रहे हैं एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए। जितनी भी बड़ी बड़ी चिमनीज होती हैं जिसमें से धुआं निकलता है, उसके अंदर हम लगा सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इनका काम ये होता है कि जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, राइट, पोल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो एयर के अंदर जाकर डिफ्यूज ना हो। चिमनी के अंदर हम इस तरह के फैब्रिक फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स लगा सकते हैं, जो ना पोल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स उनको अलग कर देता है और उसे हवा के अंदर डिफ्यूज होने नहीं देता। लास्टली हम बात करें नॉइज पोल्यूशन को हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम मशीनरी और इक्विपमेंट की बात करें, देखो कोई भी मशीनरी, कोई भी इक्विपमेंट को हम थोड़ा सा उस पर काम करके ऐसा बना सकते हैं कि उसमें से ज्यादा नॉइज क्रिएट ना हो, राइट। बहुत सारी चीजों में हम साइलेंसर्स लगा देते हैं, बहुत सारी चीजों को हम इस तरह से ना टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकते हैं कि वो इतना ज्यादा नॉइज क्रिएट ना करे। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा नॉइज को लेके सेंसिटिव होते हैं, दे कैन आल्सो यूज सर्टेन काइंड ऑफ ईयर प्लग्स, जो वो अपने ईयर में लगाएं और उनको इस तरह से कोई भी नॉइज ज्यादा इरिटेट ना करे, राइट। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एनटीपीसी, राइट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, पर इसने क्या कर रखा है, इन्होंने थोड़ी सी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंट की ली है। जहां जहां पर भी एनटीपीसी के प्लांट्स लगे हैं वहां पर उन्होंने ग्रीन बेल्ट्स बनाई है, बहुत सारी चीजों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ताकि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ना हो। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, जिसे तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजों में तुमसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसके साथ हमने फटाफट से अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो, और कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। मैं मिलूंगी तुम्हारे को एक दूसरे चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।